नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के दो दिग्गज नेता, एक प्रदेश के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़। इस वक्त दोनों राजनेता अपने अपने भविष्य को लेकर निश्चित रूप से नई दिशा उनकी क्या होगी इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, ये एक सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, ना सिर्फ उन दोनों के जहन में बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में भी। अशोक गहलोत इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी में 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री के बाद इस चुनाव में जो उनको जिम्मेदारी मिली इसके बाद क्या होगा, और राजेंद्र राठौड़ जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हार गए, चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर समझे जाते रहे, लेकिन इस वक्त वो क्या करेंगे, पार्टी उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देगी, किस तरह से उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा, इन सवालों के बीच में दोनों नेता आमने सामने हैं। और वो भी एक ऐसे विषय पर जो इस बात के संकेत, इस बात की ओर इंगित करता है कि दरअसल दोनों जो लोग हैं वो कैसे अपने अपने अस्तित्व की जंग से जूझ रहे हैं। दोनों ने कहा, पहले अशोक गहलोत जी ने कहा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के उन लोगों को, यानी जो कांग्रेस में किसी काम के नहीं थे, कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस में ही काम के नहीं थे, ये अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए उसकी पार्टी के दूसरे नेता किसी काम के नहीं होते। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट बात के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी काम के नेता जो नहीं है उनको साथ लेकर बीजेपी ने खुद का नुकसान किया है। वहीं उन इस हमले का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौड़ बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, तमाम नाम जो हैं ये कैसे नॉन परफॉर्मर थे, कैसे किसी भी काम के नहीं थे कांग्रेस पार्टी के लिए। परिवारवाद में डूबी कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद जिसका आरोप अशोक गहलोत जी पर भी लगाया है राजेंद्र राठौड़ ने कि वो अपने बेटे की सीट तक उलझे रहे, और राहुल गांधी पर भी लगाया है जिसमें कहा है कि वो उनके लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी साबित होंगे। इस दिलचस्प बातचीत जो उन्होंने अपने दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की, और उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि दरअसल इस हमले के मायने क्या है, मतलब क्या है, और क्यों इन दोनों नेताओं को इस जंग में, इस तकरार में उलझना पड़ रहा है। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी से, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, राजीव तिवारी जी जयपुर से और राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जानू जी, पानी तो आपने पी लिया है, अब जरा बता दीजिए कि ये राजेंद्र राठौड़ जी के इशारे, संकेत क्या बता रहे हैं। मीना जी, 3 बार का मुख्यमंत्री अगर सवाल उठाता है तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और 7 बार के विधायक, जो भी 3 बार के मंत्री, जवाब तो उन्हें भी देना पड़ता है। और वैसे भी जिस विषय पर उन्होंने जिन नेताओं को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं नॉन परफॉर्मिंग बताया है, उस कैटेगरी में कांग्रेस में सबसे ज्यादा प्रमाणित नॉन परफॉर्मिंग कोई नेता राजस्थान में है तो वो अशोक गहलोत। कांग्रेस मेहनत करके सत्ता में आती है और गहलोत सत्ता में रहते हुए उसे हर बार विदा कर देते हैं। इसलिए अगर नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में अशोक गहलोत उन सबको गिनते हैं जो छोड़कर गए हैं, पर वो खुद को भूल जाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने 3 बार सत्ता सुख जरूर भोगा है, लेकिन पार्टी को सत्ता में रिपीट नहीं करा पाए हैं। इसलिए नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है उसे ही अपने करियर की चिंता होती है। मीना जी, वैसे मुझे सुझाव देने का हक नहीं है, फिर भी प्रवक्ता के नाते मैं आपको एक सुझाव दूंगी कि जो आज रिटायरमेंट के कगार पर है उनके भविष्य की चिंता बंद कर दीजिए। पहली बार की मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, उन पर चर्चा करना अच्छी बात है, और भविष्य में सचिन पायलट कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिलेगा, उनकी चर्चा करें तो अच्छी बात है। पर चलो, जब डिबेट उनकी चल रही है, चर्चा तकरार उनके बीच चल रही है, अगर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अशोक जी गहलोत का कांग्रेस में जो भविष्य है
राजेंद्र जी का भारतीय जनता पार्टी में उससे ठीक भविष्य है, ये बात है। जी, तो आप कहते हैं कि भजनलाल जी पे चर्चा करें, सचिन पायलट जी पे चर्चा करें, लेकिन चर्चा का मौका तो इन दोनों ने दिया है। अब जब बात निकली शायद चर्चा में रहने के लिए, हाँ, तो ये बात आपने कही ना, चर्चा में रहने के लिए। तो चर्चा में रहने के लिए अगर 3 बार के मुख्यमंत्री चर्चा में रहने के लिए कोई बयान देते हैं, तो आपके नेता प्रतिपक्ष को क्या पड़ी है कि उन्हें चर्चा में रखने का काम करे? तो दोनों मिली भगत करके काम कर रहे हैं क्या पुरुष भारद्वाज जी? मीना जी देखिए, मुझे कृष्ण कुमार जी वैसे उम्र में बहुत बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में बहुत बड़े हैं, परंतु ये जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी के लिए बोल रहे थे, मुझे इनके ऊपर ये बात याद आ गई कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर भी इस चीज का असर दिखने लगा है कि आप जिस प्रकार से आपने बातें अशोक गहलोत जी को लेकर के की, फिर बाद में आपने भजनलाल जी को लेकर की और राजेंद्र राठौड़ जी को लेकर के की। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी को यदि मुख्यमंत्री बनाया गया तो यूं ही नहीं बनाया गया। उनको मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ लिया था। मात्र 26 साल की उम्र में वे एनएसओ के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार के एआईसीसी के महासचिव रहे। और सबसे बड़ी बात, आप जो बात कहना चाह रहे कि मुख्यमंत्री क्यों बने, तो देखिए मुख्यमंत्री वो किसी की दया से नहीं बने। जब जब हमारी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, उसके बाद वे केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायकों की वोटिंग हुई और विधायकों की वोटिंग में अशोक गहलोत जी के अलावा जो जो भी अभ्यर्थी जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो उसमें सबसे ज्यादा वोट अशोक गहलोत जी का है, तो अशोक गहलोत जी इसलिए मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि भाई चर्चा में प्रासंगिक रहने के लिए जो है अशोक गहलोत जी ने ये सब बोला, तो चर्चा में प्रासंगिक रहने के लिए आपने कितनी अच्छी बात बोल दी। राजेंद्र राठौड़ जी की स्थिति आज क्या हो गई? अशोक गहलोत जी तो आज फिर भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो जहां पर भी जाते हैं तमाम मीडिया हाउसेज के रिपोर्टर्स उनको उनका कोई इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी कोई ना कोई बाइट लेने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। तमाम तरह के दृश्य हम तमाम तरह के टीवी चैनलों पर देखते हैं, पर बेचारे राजेंद्र राठौड़ जी की आज आपने क्या स्थिति कर दी बताइए। 5 साल के अंदर जो है वो बेचारे हमारे देश की भाषा में इसको बोलते हैं टापे खाते रहे वो सड़कों के ऊपर, और आज वो एक विधानसभा का चुनाव हार गए और आज आप लोगों ने उनको उठा करके बिल्कुल पूरे दाने पटक दिया। चर्चा चली कि साहब उनको चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, बाद में चर्चा चली कि मेरे जयपुर ग्रामीण से भी उनको भाजपा टिकट दे सकती है, और उसके बाद में आपके आलाकमान ने तमाम तरह की अटकलों को खारिज करते हुए उनको बिल्कुल ले जाकर के नया व्यक्ति को जिसको टिकट दिया उसके साथ में लगा दिया। तो राजेंद्र राठौड़ जी निश्चित तौर पर सहानुभूति के पात्र है, और बिल्कुल एक निश्चित तौर पर यदि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात की जाए तो राजनीति का एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते बात की जाए तो निश्चित तौर पर हमें सबको सहानुभूति है राजेंद्र राठौड़ जी के साथ में, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का बुरा बर्ताव किया। और हाँ देखिए, अभी आपने भजनलाल जी की बात करी तो मैं, और आपने कहा कि साहब अशोक गहलोत जी आ जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भजनलाल जी के बारे में बात करना चाहूंगा। 5 साल में भजनलाल जी नाम का व्यक्ति को सांगानेर की जनता जिसने टिकट जिसने वोट दिया वो भी नहीं जानते थे कि भजनलाल जी कौन है। आप और हम तो, आप शायद जानते होंगे आपकी पार्टी के क्योंकि संगठन में कुछ थे वो, बाकी हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी नहीं जानते थे कि भजनलाल जी शर्मा नाम के कोई व्यक्ति है, जब तक उनको सांगानेर से कोई टिकट नहीं मिला था। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे 5 साल तक मेहनत आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने की, उसके बाद में आपके सीपी जोशी जी ने मेहनत करी, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा जी के बारे में तो यह कहा जाता था कि सब भाजपा का संगठन एक तरफ और किरोड़ीलाल मीणा जी के अकेले के खुद के दम पे चलाए गए आंदोलन एक तरफ, और उसके बाद में तमाम तरह के मेहनती लोगों को दत्ता बताते हुए ऊपर से एक पर्ची आती है और उसमें भजनलाल जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। बताइए आप क्या, तो आलाकमान के निर्देश में तो आप क्या मुख्यमंत्री बनते हैं और आरोप आप हमारे ऊपर लगाते हैं। और हाँ, आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके बीजेपी के मीडिया सलाहकार है प्रमोद वशिष्ठ जी, मुझे जरा जाते जाते जवाब देते जाइएगा। उन्होंने एक लाइन कही थी कि घोड़ों की रेस में जो है वो गधा रेस जीत गया। उन्होंने किसके लिए कही, मुझे जानकारी थोड़ी सी कम है, समझ भी कम है, तो कृपया अगले स्टेटमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि प्रमोद वशिष्ठ जी ने गधा किसको कहा था और घोड़े कौन, ऐसी कौन सी भाजपा में रेस चल रही थी कि जिसमें घोड़े दौड़ रहे थे और जिसमें कोई गधा रेस जीत गया। इस बात को मैं आपसे कहना चाहूंगा। और देखिए आपके मुख्यमंत्री जी की आपकी पार्टी में कितनी कदर है, आपकी सरकार में कितनी कदर है, आपको एक बात बताना चाहूंगा और बहुत सारे उदाहरण, ताजे ताजे उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगा कि अंग प्रत्यारोपण वाले मामले में आपके चिकित्सा मंत्री जी तो कहते हैं साहब मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि तमाम अधिकारी जिनको हमने सस्पेंड किया है, जिनसे इस्तीफे लिए या बर्खास्त होने चाहिए थे। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी बर्खास्त करना चाहते थे तो कौन सी सुपर पावर है आपकी सरकार में, ये तो बताइए, ये जो उनको बर्खास्त करने से रोक रही थी। और उसके बाद भी अभी जिस तरह की तमाम तरह की अटकलें चल रही है कि है ना, आपके बच्ची के 2 साल के प्रत्याशी कन्हैया जी मीणा कह रहे हैं कि साहब बाबा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इस तरह से जो शुरू उठ के आ रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे भी इस तरह की अटकलें चल रही है। भाजपा में बहुत बड़े स्तर पे कोई खिचड़ी पकड़ी है जो जिसका 4 जून के बाद में जो जनता के सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको पहले भी सलाह देता था और आज भी सलाह देता हूँ। पहले आप लोग विपक्ष में थे इसलिए कहते थे, अब सरकार में इसलिए कहता हूँ आपको कि अपना घर संभालिए, हम लोगों पर चर्चा करना बंद कीजिए। हमारा हर एक नेता संघर्ष से उब जाए,
और देखिए हम आपकी तरह हमारे बुजुर्ग नेताओं को ठिकाने नहीं लगाते, जैसे आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जी। आपको संवेदना है राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कि भाई उनके साथ अच्छा नहीं कर रही पार्टी, वो अपना घर संभाले, लेकिन आप उनकी चिंता करें। आपकी बातचीत से ये समझ में आया। राजीव तिवारी जी, ये जो चिंता पौरुष भारद्वाज जी यानी कांग्रेस पार्टी कर रही है राजेंद्र राठौड़ की, और ये जो अशोक गहलोत जी अपने ही पार्टी के लोगों को नॉन परफॉर्मर जिस तरह से उन्होंने कहा है अपनी पार्टी के वर्कर को, क्या एक वरिष्ठ नेता के द्वारा इस तरह से एड्रेस करना चाहिए? पहली बात, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ये दोनों एक दूसरे की चिंता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, वो जो राजनीति में जो दिए, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी में जब दिया बुझने वाला होता है तो आखिरी वक्त पर काफी टिमटिमाता है, जोर से टिमटिमाने लग जाता है। तो राजनीति में बुझते हुए दिए ऐसे ही जोर जोर से टिमटिमा रहे हैं। अब आप देखिए, नॉन परफॉर्मर किसको कहा जा रहा है? आपका ऑडियो काफी कम आ रहा है राजीव तिवारी जी, आपको सुनने में परेशानी हो रही है लोगों को? थोड़ा ऑडियो आपका तेज। नहीं, एक सेकंड में तेज कर देता हूँ। अब ठीक है? अब ठीक आ रहा है? हाँ जी। ऑडियो ठीक आ रहा है जी? बोले, पहले जैसा हमेशा जैसा नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। किसको कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ इसको। आप लोगों की तो आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। तो ये नॉन परफॉर्मर वाली कोई बात ही नहीं होती है। ये तो आजकल राजनीति में आम चलन है कि जो आपकी पार्टी में है वो तो सबसे बेस्ट है, और भले ही जो आपकी पार्टी में 40 साल काम करके फिर कहीं और चला गया वो बेकार है, नॉन परफॉर्मर हो गया। ये दोनों पार्टियों में है। बीजेपी के कुछ लोग इधर आए तो उन्होंने कहा अरे हम तो इसको टिकट ही नहीं दे रहे थे इसलिए ये यहाँ चला गया, और कांग्रेस से जो बीजेपी में गए तो ये हमारे यहाँ किसी मतलब के ही नहीं थे, वहां चले गए। तो ये राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दे की बात, आप बहुत सटीक बात आप बोलते हैं, लेकिन जब अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो हमारे दर्शक भी वंचित रहेंगे। आप प्लीज दोबारा कनेक्ट करिए। टीम प्लीज ऑडियो ठीक से सर का कनेक्ट करें। मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के पास जा रही हूँ। मुनेश जी, ये दोनों राजनेता एक दूसरे पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात करके क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे दोनों अपने अपने राजनीतिक दल के लिए, राजेंद्र राठौड़ जी बीजेपी के लिए और अशोक गहलोत जी कांग्रेस की, क्या मदद करना चाह रहे हैं? मीना जी, आवाज आ गई? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो क्वेश्चन है ना कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं, तो जहां से बात शुरू होती है दोनों पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी तो 400 के नारे के साथ है और कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए है। तो ये जो दोनों नेता है ना, ये भी वही काम कर रहे हैं, इनको भी अपना सर्वाइवल चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी की बनेगी आगे, तो वो अभी जो राजस्थान के अंदर है उनमें कैबिनेट रैंक के जो पोस्टें हैं आयोग में, उनमें पोस्टिंग करेगी। तो ये जो वो ये काम करके दिखाना चाहते हैं कि आई एम स्टिल वर्किंग फॉर माई पार्टी, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे आपको याद होगा मीना जी, मोदी जी ने मंच पे एक बार कहा था, भी रिसेंटली जब आए थे, तो मुझसे नमस्कार मत करिए, फील्ड में जाके काम करिए। जब सतीश पुनिया उनके पास खड़े हुए थे, इसका मतलब क्या था कि आप मेरे सामने चेहरा मत दिखाओ अपना, जाके काम करो, परफॉर्मेंस दिखाओ, उसके बाद तुम्हारा भविष्य बनेगा। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात और दूसरी बात रही अशोक गहलोत की बात, तो अशोक गहलोत को भी लग रहा है कि अब अगर कांग्रेस पावर में आई, सेंट्रल में पावर में आई या कुछ और बड़ा हुआ, तो उनके लिए अपना अस्तित्व बना रहे। अगर उनका अस्तित्व बना रहेगा तो उनके लिए आगे के लिए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं, आप लगातार सुन रही है कि सचिन पायलट ने 100 से ज्यादा सभा कर दी। सचिन पायलट सबसे डिमांडिंग नेता है पूरे देश के अंदर, तो इनके लिए भी सर्वाइवल खड़ा हो रहा है, अशोक गहलोत के लिए भी। अगर अशोक गहलोत के लिए सर्वाइवल खड़ा हो रहा है तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं भी स्टिल रेस में हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी विपक्ष से लोहा ले रहा हूं। ये नहीं कि मैं खाली चुनाव में गया यूपी में और वापस आ गया, मैं दोनों फील्ड पे लड़ाई लड़ रहा हूं।
तो वो दिखाने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि ये दोनों नेता अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और लाइमलाइट में रहकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि जनता के बीच में उनकी पहुंच बनी रहे, उनका नाम चलता रहे। जी, जनता के बीच अपनी बात को बेहतर ढंग से रखना इन लोगों को आता है। इसलिए जब सभी लोग, मुख्यमंत्री इतनी जबरदस्त यात्राएं कर रहे हैं, जानू जी बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पर बहस करें, मुख्यमंत्री पर चर्चा करें, मुख्यमंत्री एक के बाद एक हर दिन अलग अलग देश के हिस्सों में नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जहां इतनी यात्राएं कर रहे हैं, वहां पर राजेंद्र राठौड़ जी जो उनसे कहीं ज्यादा वरिष्ठ हैं, वो अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह के संदेश देकर अपने पार्टी के को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो राजीव तिवारी जी जो आप बात कह रहे थे कि एक समय आता है जब ऐसे अपनी उपस्थिति को बताना पड़ता है। क्या वाकई में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की अपनी अपनी पार्टी में ऐसी स्थिति आ गई है, या ये ऐसी स्थिति नहीं आए इसके संपूर्ण प्रयासों का हिस्सा है? देखिए, ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए ही प्रयास हो रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है? नहीं आ रही सर, वैसी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है? लेकिन ठीक है, बोलिए। हमें तो ठीक आ रही है जी नहीं मीना जी, ठीक आ रही है हमारे पास ठीक आ रही है आवाज इनकी। ठीक है सर, बोले प्लीज। हाँ, तो दोनों ही नेता, आप देखिए, अशोक गहलोत जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, केंद्र में संगठन में महामंत्री और सब रह चुके। तो और उम्र से भी अब वो मेरे ख्याल में 73 साल के हो रहे हैं। तो अब अगला चुनाव आएगा जब तक वो तकरीबन 78 साल के हो जाएंगे। तो वो जो आजकल सभी राजनीतिक दलों में एक एज बैरियर बन गया है कि 75 के बाद में, जैसे केजरीवाल जी भी मोदी जी के लिए कहने के लिए तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ये सारा, तो यही सारी चीजें अभी चल रही हैं कि राजेंद्र राठौड़ को भी, वो भी मेरे ख्याल में नियर अबाउट 70 ईयर्स के आसपास ही हैं वो भी। तो ये सारा जो खेल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आगे हमको क्या भागीदारी मिलने वाली है, क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, उस सब के लिए ये प्रयासरत हैं। और इसीलिए अशोक गहलोत को जो लोग उनके साथ ही पिछले 35 साल से 30 साल से लगे हुए थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, अब अगर वो पार्टी छोड़कर चले गए वो नाकारा हो गए। ऐसे कैसे नाकारा हो गए? पूरे देश भर का आप सिनेरियो देखें तो राहुल गांधी के जो सबसे खास नेता हुआ करते थे, जतिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनकी कोर टीम के हिस्सा हुआ करते थे, जिनके लिए कहा जाता था, तो वो लोग जब छोड़कर चले गए तो फिर ये नवीन जिंदल, तो ये जब सारी चीजें हुई तो अब मुझे तो यही लगता है कि वो सर्वाइवल वाला जो अभी अरोड़ा साहब भी कह रहे थे कि सर्वाइवल की लड़ाई है अब पार्टी में जी, कि कैसे हम पार्टी में बने रहे, पार्टी में। हाँ जी, ये जो सर्वाइवल की लड़ाई है, इसमें इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर उन्हें अपना भविष्य और वर्तमान को सुरक्षित करना है तो फिर वो क्या आम बोलते आदमी हैं? के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये बयानबाजी। अब जो गया पार्टी छोड़कर, उसको आप ये तो है नहीं कि बहुत भला मानुस बताओगे, कोई नहीं बताएगा। तो जनता भी समझती है इस बात को कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए इस पर कोई ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा इसको कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है ऐसे पार्टी में या पब्लिक में, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल तो ये है राजीव तिवारी जी कि जनता तरजीह नहीं देती है, पार्टी तरजीह नहीं देती है, पार्टी का कैडर निचले वाला तरजीह नहीं देता है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है। अब जहां तरजीह मिलनी है
वहां तक बात पहुंचानी है। वहां तक बात पहुंचाने के लिए दोनों ने जो माध्यम निकाला है कि भाई आप पब्लिक में आकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर इस तरह से अपनी उपस्थिति बताते हैं और बड़े नेता पर अटैक करते हैं तो पार्टी थोड़ा आपका ध्यान ज्यादा रख पाएगी। राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी में इस तरह की ये जो पहले डोटासरा जी और राजेंद्र राठौड़ जी खूब एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हुए और लगातार रहते ही हैं, तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं उसे लोग किस तरह से लेते हैं? ये सच है कि ये विषय वैसे लोगों का है भी नहीं। ये विषय तो एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है। ये एक तरह से देखा जाए तो उपस्थिति दर्ज करवाने का विषय है। और ये सच भी है कि जब कोई नेता अप्रासंगिक हो जाता है और तब वह वर्तमान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, जिस तरह से जो इंटरव्यू पीके का आया, प्रशांत कुमार का आया, तो उसके बाद पीके के इंटरव्यू के बाद उन्होंने डायरेक्ट पीके को पकड़ा। उनको पता है कि पीके सबसे लाइमलाइट में है और उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए पत्रकारों की और राजनीतिक विश्लेषकों की बाढ़ आ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से पीके ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, केरल में जितनी सीटें भाजपा के पास है उससे 15-20 सीटें बढ़कर आएगी, यानी एनडीए की सीटें कम नहीं होगी। पानी पीना अच्छा है, क्योंकि अभी पानी पी रहे थे, हालांकि जानू जी पी रहे थे। ये अलग संदर्भ में है, वो उन्होंने भारद्वाज जी के लिए बोला है, क्योंकि वह दिमाग और शरीर दोनों में तरावट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे आकलन से चकित है, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी पीना चाहिए। अब उनको लगता है कि पीके को कैसे पकड़ा जाए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान, क्योंकि राजस्थान में तो आप जनादेश खो चुके हैं और आपने लोकसभा चुनाव में भी लगभग जो राजनीतिक विश्लेषक उनको पता है कि किस तरह से आपने चुनाव लड़ा है। अपने बेटे के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी। आप स्वयं थे, आपकी धर्म पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्र की पत्नी थी, यानी पूरा परिवार एक लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर कहीं गया ही नहीं। ऐसे में अब आप ये कह रहे हैं कि वे जो अप्रासंगिक हो गए थे उन सारे नेताओं को भाजपा ने पकड़ा। मैं इस बात से वैसे इत्तेफाक नहीं रखता। गहलोत साहब वैसे जनाधार वाले नेता है नहीं, वो नेताओं के नेता है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर वो सच में अगर आंकलन करते तो उनको पता चलता कि जो ज्योति मिर्धा स्वयं सांसद रही है उनकी कांग्रेस की, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अप्रासंगिक थी या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से जो नेता आए बीजेपी में, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है। और अलवर में देखिए डॉक्टर कर्ण सिंह को लेकर के आए बीजेपी वाले, तो मुझे लगता है ये तो बीजेपी ने बहुत अच्छा निर्णय किया। और राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भले ही वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन वो एक संघर्ष के प्रतीक है, वो जनाधार वाले नेता है। उनके लिए कहना चाहेंगे, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो निश्चित रूप से, हालांकि दोनों के लिए अब जरूरी है कि राष्ट्रीय राजनीति में पहचान कैसे बनाएं, क्योंकि राजस्थान में एक ने अपना चुनाव खो दिया, दूसरे ने जो है जनादेश खो दिया। जी देखिए राजेंद्र मधुकर जी, अशोक गहलोत जी तो राष्ट्रीय नेता हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब जब वो सत्ता से बाहर होते हैं उनका ज्यादा समय दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में निकलता है और वो अपने लिए जगह भी कांग्रेस पार्टी में बना लेते हैं, इतने तो माहिर हैं वो। और इसीलिए जब किसी भी नेता का पोर्टफोलियो बनता है या परफॉर्मर है या नहीं है, उसकी जब हम एक प्रोफाइलिंग करते हैं तो अशोक गहलोत के खाते में लिखा जाएगा 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के अध्यक्ष, एआईसीसी के पता नहीं क्या क्या, यूथ कांग्रेस में क्या, और भी बहुत कुछ, कौन कौन से राज्यों। इसलिए मैंने मैडम कहा कि वो नेताओं के नेता है, जनाधार वाले नेता नहीं, नेताओं के नेता। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन आज की तारीख में ये बात सही है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में वो अपनी स्थिति कहां बनाते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी का राष्ट्रीय राजनीति में कोई उस तरह का अनुभव है नहीं। हालांकि अशोक गहलोत क्योंकि शातिर एक तरह से राजनीतिज्ञ हैं, बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, और शुरू से वो केंद्रीय राजनीति का हिस्सा रहे, आला कमान के नजदीक रहे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह वहां बना ली। राजेंद्र राठौड़ जी भी पिछले लंबे समय से आला कमान के पास भी जगह बनाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं, पिछले कुछ समय से।
और अब अगर जिस तरह के नाम उन्होंने गिनाए, एक नाम गिनाया मध्य प्रदेश का, दूसरा पंजाब का, तीसरा उत्तर प्रदेश का, इससे ये समझ में आता है कि वो भी राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि राज्य में किसी बोर्ड का, किसी आयोग का अध्यक्ष बनना 7 बार के विधायक के लिए कितना उनके कद को जस्टिफाई करने वाला होगा। तो ऐसे में वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह अगर तलाशते हैं, लेकिन क्या जगह, कौन सी जगह? कृष्ण कुमार जानू जी, क्या रास्ता दिख रहा है पार्टी को उनके लिए? कुछ आप लोग भी चर्चा करते होंगे ना कि भाई इतने वरिष्ठ, आपने खुद कहा 7 बार के विधायक हैं, तो इतने वरिष्ठ नेता जो अशोक गहलोत जी पर हमला कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय नेताओं की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने का समय आ गया है। कैसे लेकर जाएंगे? अनुभव नहीं है उनके पास। मीना जी, एक बात तो जरूर है कि राजेंद्र जी को सत्ता की राजनीति का अनुभव है, जनप्रतिनिधित्व के काम का अनुभव है, संगठन का अनुभव उनका राजस्थान में जिस संगठन के ढांचे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उसका अनुभव उन्हें कम है। भजनलाल जी लगातार संगठन में काम करते रहे, उन्हें मुख्यमंत्री का अवसर मिला। राजेंद्र जी लगातार मंत्रिमंडल में या सत्ता में या सत्ता पक्ष में या विधानसभा में तो प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन संगठन के स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया हुआ है, ये बात सच है। पर उनके पास जिस प्रकार का स्पोकन पावर है, जिस प्रकार से आप उनकी चिंता करते हुए उनको चर्चा में बनाए रखने और उनकी कल्पनाओं में मदद करने के लिए उनको ही केंद्र बिंदु मानकर चर्चा कर रही है, यह आपका चूरू के प्रति कर्तव्य भी बनता है। ये अच्छी बात है, कोई मौका वो भी तलाश लेंगे। काश काश आपका ये स्टेटमेंट राजेंद्र राठौड़ जी भी देखें और फिर आप उनकी प्रतिक्रिया सुने, तो समझ में आएगा कि मेरी कृतज्ञता कितनी है और उनका इस पर क्या, किस तरह का, मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। बहरहाल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस मंच पर बैठकर किसी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने की नहीं है। कृष्ण कुमार जानू जी, मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे, बहुत लोगों से रिश्ते हैं और व्यक्तिगत मंच भी बहुत है मेरे पास जहां मैं अपनी कृतज्ञता जाहिर कर सकूं। इसलिए आप विषय पर बने रहिए। और विषय आज विषय ये है कि ये दोनों बड़े नेता आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां इनका भविष्य और वर्तमान बहुत मुश्किल स्थिति में है। अब इस मुश्किल स्थिति में पार्टी इनकी मुश्किलें और बढ़ाएंगी या इनकी मुश्किलें और कम करेंगी? सवाल मेरा आपसे ये है। मीरा जी, निश्चित रूप से पार्टी उनके लिए कोई मुश्किल खड़ा करने वाला काम नहीं करेगी, बशर्ते कि वो दोनों ही अपने लिए मुश्किल खड़ा नहीं करें, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद एवरेस्ट की ढलान भी शुरू हो जाती है। तो उन दोनों ने राजनीति की जो चढ़ाई चढ़नी थी, अगर वो पूर्ण हो गई है तो ढलान पर आएंगे, और अभी चढ़ना बाकी है एवरेस्ट, तो उनके लिए अभी वो जो कल्पनाएं हैं उनमें संभावनाएं जीवंत है। मुझे लगता है पार्टीगत रूप से ना गहलोत जी के सामने कांग्रेस कोई चुनौती और समस्या खड़ी करेगी और ना राजेंद्र जी के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती और समस्या खड़ी करेगी। राजेंद्र जी भी पार्टी के मददगार के रूप में तब से पहचान रखते हैं जब वो जनता दल दिग्विजय से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और अशोक गहलोत जी तो संगठन के घड़ने वाले रहे हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार उन्होंने सत्ताएं हासिल करने के बाद गंवाई है, इस बार का अनुभव हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन दोनों के लिए संगठन स्तर पर, पार्टी स्तर पर किसी प्रकार की कोई चुनौती होगी ऐसी संभावना मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी व्याख्या बहुत अच्छे से की है। पार्टी भला किसी के लिए चुनौती कैसे खड़ी कर सकती है? चुनौती तो पार्टी में ये नेतागण जो है वो अपने आप, अपने लिए जो चुनौतियां हैं उनका रास्ता कैसे बनाए, उसमें पार्टी मददगार कैसे होती है, सवाल ये है। पौरुष भारद्वाज जी, यहाँ पर कृष्ण कुमार जानू जी ने स्पष्ट कर दिया है, बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ जी के लिए एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद ढलान भी शुरू होती है, और स्वाभाविक है और बहुत सही है। और एक्चुअली तो राजेंद्र राठौड़ जैसे परिपक्व नेता को इस बात को समझ जाना चाहिए, लेकिन नेता कभी भी परिपक्व इस मामले में नहीं होता है कि राजनीति में उसे विराम ले लेना चाहिए। राजनीति में हर नेता, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, आज तक इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी पर दोषारोपण ही होता है कि लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा दिया, कौन से मंडल में, क्या नाम है उसका, उस मार्गदर्शक मंडल में। लेकिन दरअसल तो उनकी उम्र थी ऐसी कि उन्हें वहीं बैठना चाहिए। अब वो समय रहते खुद भी ये फैसला ले सकते थे, नहीं लिया गया तो फैसला पार्टी ने लिया और उसका ठीकरा नरेंद्र मोदी के सिर पे चढ़ा। बहरहाल पौरुष भारद्वाज जी, क्या अशोक गहलोत जी के लिए भी अब समय आ गया है कि
कि वो एवरेस्ट की जो चढ़ाई कर चुके हैं, अब विश्राम की तरफ जाएं, पार्टी को सींचने का काम करें, पार्टी के लिए वट वृक्ष की भूमिका में नजर आए? मीना जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि फील्ड चाहे राजनीति का हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई निजी कंपनी हो या फिर कोई छोटा सा कार्य हो या फिर कोई बड़ी कोई भी क्षेत्र हो, देखिए सब जगह जो होती है मेहनत से ज्यादा कीमत अनुभव की होती है। आपके मीडिया फील्ड में देख लीजिए कि आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं बेचारे फील्ड में भागते हैं, रात दिन भागते हैं, धूप में, बरसात में, ओलों में, परंतु उनसे ज्यादा एक रेपुटेशन और सैलरी होती है, वो लोग आप लोग जो स्टेज पे देख के जो काम करते हैं आप लोगों की ज्यादा होती है। वही हाल राजनीति का भी है और हर फील्ड का वही हाल होता है। तो अनुभव की चूंकि कीमत ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पे देखिए अनुभव जन्य व्यक्ति को खोने का मतलब मैं तो समझता हूँ कि कोई क्या शब्द इस्तेमाल करूं, कुछ अच्छा शब्द नहीं मिल रहा, परंतु मतलब मैं समझता हूं कि कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति के अनुभव को खोना चाहेगा। बाकी देखिए अनुभव की सब जगह कीमत है। और दूसरी बात, अब राजनीतिक फील्ड की बात कर ले तो यदि राजनीतिक फील्ड की बात करें तो राजनीतिक जगत जो है वो एक बौद्धिक जगत है ये, कि यहाँ पे आपके हाथ पैरों से ज्यादा आपका अनुभव, आपकी सोच, आपकी बुद्धिमानी जो है उसका स्तर क्या है। आप शरीर, आप उम्र जो होती है चाहे वो 73 साल हो, चाहे 75 साल हो, 80 साल हो, वो आपके शरीर को बूढ़ा करती है, परंतु आपके सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो आपकी कितनी जवान है या फिर वो वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कितनी कारगर है, तो वो एक व्यक्ति को साबित करती है कि ये आदमी वर्तमान राजनीति में फिट बैठता है या नहीं बैठता। कई बार हम देखते हैं कि जवान नेता होते हैं वो डरे रह जाते हैं, और जो जवान नेता डरे रहते हैं, बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो कई समस्याओं को उनके पास ऐसे समाधान होते हैं कि मतलब व्यक्ति अचंभित हो जाता है कि यार ये तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अनुभव की कीमत है। कांग्रेस पार्टी की बात रही, जानू जी अभी जैसा कह रहे थे कि एवरेस्ट की चढ़ाई, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं कि देखिए एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत, एवरेस्ट की चढ़ाई में कई सोपान आते हैं। तो अभी निश्चित तौर पर गहलोत जी की एवरेस्ट की चढ़ाई में भी कई सोपान बाकी है। और आपकी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा जानू जी कि आप लोग जयगढ़ नाहरगढ़ की पहाड़ियां चढ़वा देते हो लोगों को एवरेस्ट बता करके। लोग सोचते हैं हम एवरेस्ट चढ़ गए, पता पड़ गया कि नाहरगढ़ की पहाड़ी का पीक आ गया, वापस आपको नीचे जाना है। केंद्रीय नेतृत्व में भी बहुत सारे उदाहरण, और अपने राजस्थान में भी वसुंधरा जी के से पहले के भी बहुत सारे उदाहरण। जब वसुंधरा जी आए जब राजस्थान की राजनीति में, तो भाजपा की जो आपके केंद्रीय नेता, जो राजस्थान के सीनियर नेता हुआ करते थे, चाहे वो ललित किशोर चतुर्वेदी जी हो, चाहे भंवरलाल शर्मा जी हो, भावड़ा जी हो, इसी प्रकार के अनेकों नेता थे, उनको घर बैठना पड़ा। और भजनलाल जी के आने के बाद में जो वसुंधरा जी वाली पीढ़ी के जो नेता है उनको सबको घर बैठना पड़ा। तो निश्चित तौर पर एवरेस्ट की चढ़ाई तो आप लोग चढ़वाते ही नहीं हो, एवरेस्ट की चढ़ाई तो सही मायने हमारे नेता चढ़ते हैं। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब तक व्यक्ति में बौद्धिक लगी है तो वो राजनीति करता है। परुष भारद्वाज जी, ये जो आपको लगता है ना कि जो हम जैसे स्क्रीन पर बैठने वाले होते हैं उनका तो सम्मान ज्यादा होता है और जो फील्ड में रहते हैं उनका कम नहीं होता है, सम्मान सबका होता है मीना जी, सम्मान सबका होता है, लेकिन एक कैटेगरी कई बनती है जब सबका सम्मान है। हमारे भी कार्यकर्ता का सम्मान है, हमारा कार्यकर्ता ही हमारे नेताओं को बनाता है। हमारे कार्यकर्ता के दम पे कोई व्यक्ति मंत्री मुख्यमंत्री बनता है, चुनाव जीतता है। सम्मान अपना होता है सबका, परंतु एक अपन उसको जब आप करने के लिए निकलते हो, कैटेगरी वाइज आप करने के लिए निकलते हो, आप सैलरी देने के लिए निकलते हो कि भाई इस व्यक्ति को किसको कम सैलरी मिलनी चाहिए, किसको ज्यादा मिलनी चाहिए, किसको किस जगह बैठना है, किसको किस जगह बैठना है, तो उस जगह निश्चित तौर पर अनुभव तो बड़ी चीज होती है ना, कोई सा भी फील्ड हो चाहे वो। क्या है कि फील्ड में जो रहते हैं ना वो तो नेताओं के आसपास दिन भर रहते हैं, तो उनके प्लस माइनस सारे नेताओं को पता होते हैं। और जो हम जैसे जो दूर रहते हैं उनसे थोड़े से उतनी सारी चीजें पता नहीं होती है, तो सवाल भी उतने तीखे नहीं होते जितने पास वाले पूछ सकते हैं। ये भी एक कारण होता है पुरुष जी। बहरहाल, मैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास आ रही हूँ। जो बात के दौरान इस तरफ हम आप बाकी बंद कर लीजिए, ऑडियो म्यूट करो प्लीज। विष्णु जी आप ऑडियो बंद कर लीजिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं इस वक्त जिस बीजेपी की समस्या कहना चाहिए या जो भी अभी देश के प्रधानमंत्री का एक बयान आया है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इंडी गठबंधन के लोग मुजरा करना चाहे तो मुजरा कर ले। देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या ये बयान देना चाहिए? छठे चरण के चुनाव का दिन है आज और बस एक फेज और बचा हुआ है, तो क्योंकि जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ऐसे नेताओं की चिंता ज्यादा बढ़ रही है जो आज की तारीख में किसी स्थिति में नहीं है।
तो बीजेपी के नेताओं की यानी राजेंद्र राठौड़ या वैसे ही दूसरे प्रदेशों में जो ऐसे ही लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने की उसमें कतार में शामिल थे और आज कहीं नहीं है, तो उनको ये चिंता है कि सत्ता में आने के बाद तो हमें और नहीं पूछा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी की चिंता ये है कि अगर कुछ अच्छा हो गया तब तो सितंबर का एपिसोड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और कुछ खराब हो गया तब भी सितंबर का एपिसोड दूसरी तरीके से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इन दोनों की चिंता व्यवहारिक धरातल पर लाजमी है। बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो 4 जून के बाद के दृश्य को दिखाने वाला है, और जो स्थिति आने वाली है ना वो सब कुछ 4 जून से पहले अपने आप को सीढ़ी पे रखने वाली स्थिति है इनकी। ये बता रहे हैं कि हम भी रेस में हैं। सबसे बड़ी बात मीना जी ये है, चाहे अशोक गहलोत हो और चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, दोनों ही पार्टियां इनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की स्थिति नहीं है कि इनको छोड़ दे। आप विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ का रोल देखिए, बोलने वाले कौन कौन से नेता थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, यही नेता होते थे। सतीश पूनिया बोलते थे सबसे ज्यादा, और वसुंधरा राजे कभी कभी बोल लेती थी। जो फाइट करने वाले नेता थे वो नेता ये थे। और आज जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें आप अगर देखें तो सिर्फ एक किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जो बोलते हैं, सशक्त रूप से अपना अस्तित्व रखते हैं, बात रखते हैं, तो ऐसे नेताओं की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। भले वो सत्ता में नहीं रहेंगे राजेंद्र राठौड़, उनको यूज किया जाएगा, चाहे किसी पद पे यूज किया जाए, पार्टी के अंदर यूज किया जाए, पार्टी के बाहर यूज किया जाए, मगर उनकी जरूरत है। क्योंकि जो स्थिति अभी जो इलेक्शन के बाद बनने वाली है, 400 के पार के नारे को तो भारतीय जनता पार्टी नहीं पार कर सकी, और स्टेट में भी 115 ही है। बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए कि 150 के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, वो स्थिति नहीं है। जो पॉकेट छूटे हुए हैं वहां के लोगों को महत्व देना पड़ेगा। उस समय पे राजेंद्र राठौड़ जैसे लोगों का महत्व रहेगा और उनको वापस लाइमलाइट में लाया जाएगा। मगर वो लाइमलाइट में बने रहेंगे तो उनको लाइमलाइट में लाया जाएगा, अगर लाइमलाइट में नहीं होंगे तो कैसे आएंगे? वही बात अशोक गहलोत के लिए, उनका जो अनुभव है, जो उनका जो वर्किंग स्टाइल है। मीना जी, जब आप एक बात मैं बता दूं, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में पूरी सत्ता चली गई, तो भी क्या कांग्रेस ये हिम्मत कर सकी कि दोनों में से एक को निकाल देती? नहीं निकाला ना, क्योंकि दोनों की जरूरत वो समझते हैं। उनको पता है आगे जाकर के ये दोनों था हमारे लिए कितने काम आएंगे। जो नेता छोड़ के चले गए, उनका दर्द मैंने जयराम रमेश के आंखों में देखा है, उस वेदना को मैंने देखा है, उस बात को मैंने समझने की कोशिश। तो अशोक गहलोत जैसे नेता अगर चले जाते हैं, अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के अलावा कहीं जाने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए वो मौका नहीं है। नहीं, मेरा कुछ और, मेरा कहने का मतलब कुछ और है मीना जी। मेरा कहने का मतलब है कि अशोक गहलोत के सामने अभी जो मेन पॉइंट है वो सचिन पायलट का जो बढ़ता हुआ स्तर है ना, वो है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं सरकार आ गई तो फिर इनके लिए रास्ते बने रहे आगे के लिए, वो भी एक जरूरत है, और पार्टी को उनकी जरूरत है। तो ये जो बयान आते रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं, तो उससे ये पता लगता है कि हाँ, अशोक गहलोत का महत्व है। वो आज छोटे मुद्दे पर भी टक्कर ले सकते हैं। अशोक गहलोत चुप भी तो रह सकते थे, मगर उन्होंने क्यों इश्यू उठाते रहते हैं? इश्यू इसीलिए उठाते हैं। आप मीना जी, आपका जब ये मैसेज आया मेरे पास तो मैंने अखबार टटोले सारे, मैंने कहा किस संदर्भ में ये मैसेज आया है, क्या पढ़ने, अखबारों में तो कोई लाइन नहीं है इसको लेकर के। अब बाद में पता लगा कि सोशल मीडिया का इशू है ना। तो ये बने रहना भी राजनीति में, खबरों में बने रहना भी अपने आप में एक कला है, और वो जो खबरों में बना रहता है वो आगे तक जाता है, वो अशोक गहलोत जानते हैं। इसलिए वो इस तरह के बयान देकर कुछ ना कुछ विवाद पनपाते रहते हैं, ताकि आगे के लिए उनके लिए रास्ते खुलते रहे। जी, अब ये बात है कि दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी बयान देने वालों को अपने अपने ढंग से हैंडल करती है, बयान देने वालों के लिए अपने अपने हिसाब से जिम्मेदारी तय करती है। कहीं बयान देने वालों को पसंद किया जाता है, कहीं पसंद नहीं किया जाता है। तो राजीव तिवारी जी,
कृष्ण कुमार जानू जी पहले ही बता चुके हैं, अभी इस चर्चा में भी बताए हैं, इससे पहले की चर्चाओं में भी बताया है कि राजेंद्र राठौड़ आज तक बीजेपी के दरअसल मूल रूप से माने ही नहीं जाते हैं, वो जनता पार्टी से आए हैं। तो आज तक उनको संघ में उनकी वो जगह बनी नहीं पाई जो उनकी बननी चाहिए 7 बार के विधायक के रूप में। आज तक वो किसी के भी विश्वस्त नहीं हुए क्योंकि सब सत्ता में रहे, जो जो उनके साथ वो रहे। तो ऐसे में अब की परिस्थिति में पब्लिक प्लेटफॉर्म से उम्मीद करना और राजनीतिक दल के आकाओं से उस उम्मीद में कुछ वापसी में ले लेना कितना मुमकिन है राजीव तिवारी जी? देखिए, पार्टी में भले ही बने रहे, लेकिन अब उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण पद या वो फिलहाल अगले 5 साल मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर देना ही होता बीजेपी को, तो अभी उनको कोई सांसद का टिकट दे दिया जाता। क्यों नहीं दिया? फिर तमाम जो बोर्ड और उनके अध्यक्ष नियुक्त हुए, उनमें से कुछ दे दिया जाता, वो नहीं दिया। केंद्र में संगठन में किसी चीज में कोई पद उनको दे दिया जाता, वो नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर किसी न किसी राज्य की, जैसे सतीश पूनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी, इनको भी कुछ ऐसे स्टेट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। इनको प्रचार में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जा सकता था। राजस्थान के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सब कुछ रहे ये, तो क्यों नहीं किया इनको? तो ये सारी चीजें, खाली एक आप देखिए कि बीजेपी से अगर राजस्थान में कोई स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी, और कौन कर रहा है? तो फिर जब इनको अभी की स्थिति में, जबकि पार्टी को बहुत सारे मोर्चों पर बहुत सारे विपक्ष के साथ लड़ना था, एक पूरे जो इंडी गठबंधन है इससे पूरा लड़ना था, और बहुत सारी जगहों पर जो राजपूत बहुल, क्षत्रिय बहुल सीटें थी, वहां पर इनका उपयोग किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? यानी पार्टी ने कुछ ना कुछ अपने मन में बनाकर रखा है। तो मुझे अब आगे नहीं लगता कि हाँ पार्टी में बने रहेंगे, दोनों बने रहेंगे, गहलोत जी बने रहेंगे और वो भी बने रहेंगे, क्योंकि अब जब उनको भी लग रहा है कि हमें हमारी पार्टी तरजीह नहीं दे रही, तो आगे दूसरी पार्टी क्यों देगी? फिर हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो यहाँ के नेता हमारी तरह ही हमको भी नकारा बता देंगे कि बेकार थे इसलिए वहां चले गए। तो ये सारी चीजें, और परिपक्व नेता हैं दोनों, तो वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में, बीजेपी में तो प्रधानमंत्री ने खुद ने 75 साल का बैरियर बना रखा है। कांग्रेस में भी ये बना था उदयपुर के मंथन के अंदर, लेकिन जब 83 साल के खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, तो अभी संभावनाएं जिन्ना है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। और अभी तो आप देखिए कि 4 जून के रिजल्ट आए नहीं है, अब उस समय रिजल्ट क्या आते हैं, उसके बाद में प्रदेश में क्या उठापटक होती है, इसको लेकर भी सक्रियता बनाए रखना जरूरी है जी। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको लेकर दोनों नेता अभी जो ये सोशल मीडिया वॉर कर रहे हैं, तो वो उसमें लगे हुए हैं अपने, क्योंकि उनको पता है कि अखबार मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा अब वो नहीं मिल रहा, आपको वेटेज नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना वेटेज नहीं मिल रहा। वेटेज तभी दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जब आप कहीं दिखेंगे, कोई सभा करते दिखेंगे, कहीं आप मीटिंग में हिस्सा लेते दिखेंगे कुछ, और वो भी नहीं मिल रहा। तो अब एकमात्र मंच क्या बचा है? सोशल मीडिया। ये ओपन मीडिया, ओपन एक मंच है जिसमें कोई भी अपनी बात किसी भी तरीके की रख सकता है और वो एयर होएगी होएगी।
उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि भाई अखबार में कि भाई आप सिंगल कॉलम से बड़ी खबर मत दो इनकी, या इनको फोटो मत लगाओ, ये मत करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका चेहरा मत दिखाओ या इनकी बाइट्स को मत दो। वहां तो सब कुछ खुला है, आप जो बोलेंगे वो सब एयर होगा, या जो लिखेंगे वो सब एयर होगा, चाहे वो एक्स पे हो, चाहे से फेसबुक पे हो, चाहे से व्हाट्सएप पे हो, कहीं भी हो। तो अब उन्होंने उस माध्यम को चुना है कि हमको लोगों के बीच जाने के लिए अब एकमात्र ये माध्यम बचा है, तो इस पे सक्रिय हो जाओ। ये बात ये है कुल मिला के कि सक्रियता और अपने आप की प्रेजेंस दिखाते रहने के लिए अब जो एक माध्यम बचा है उस पर ही सक्रिय रहो, और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो कि हमारे जो भी हम बयान दें, जो भी करें, उस पर बहुत सारे लोग हिट करें, उस पर प्रतिक्रियाएं दें, जिससे कि हम बने रहें। और कुछ जैसे आज आपने रखी चर्चा, तो कुछ चैनल भी इस पर चर्चाएं करते रहें, जिससे कि हमारी जो अस्तित्व है, प्रेजेंस है, वो बना रहे। जी, लेकिन हमने चर्चा इसलिए की है कि क्या ऐसे प्रयासों से अस्तित्व बना रहना मुमकिन है? कह रहा हूँ ना भाई, आपने भी उसके अंदर कोई विषय ढूंढा, आपने भी कोई विषय ढूंढा, ऐसे और भी चैनल्स ढूंढेंगे। तो जब एक चीज आप कहीं पे देंगे, किसी मंच पर आप कुछ अपनी बात कहेंगे, तो वो होती है ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और बातों से बातें निकलेंगी। बिल्कुल, तो वो उसके लिए अब उनके पास वही मंच बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हमने चर्चा की है कि ये बात कितनी दूर तक जाएगी। राजीव जी और कृष्ण कुमार जानू जी की बड़ी दिलचस्पी है कि ये बात कितनी दूर तक जाएगी। उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी भी है राजनीति में, उनकी पार्टी से ज्यादा। तो कृष्ण कुमार जानू जी जरा बता दीजिए कितनी दूर तक जाएगी ये बात। अब मीना जी, दूर तक जाने वाला विषय नहीं है, ऊपर से नीचे तक सबको पता है राजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी की असेट्स हैं, हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, उनके अनुभव का एक सीमा तक जो उपयोग होना है वो होना ही है, और राजेंद्र जी कभी भी ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि वो वेस्ट आइटम थे। अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार संकेत दिया है दल छोड़कर जाने वालों का हास्य क्या होता है, सारी सूची पर चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एक जमाने में सब कांग्रेस के असेट्स थे, लेकिन जो परफॉर्मर और असेट्स की बात है, एक उम्र में सोनिया गांधी समझ गई कि अब उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं, अंतिम सांस तक मुख्य धारा में बने रहना चाहते हैं। उन लोगों को कहीं न कहीं सबक सिखाना पड़ता है। और आपने देखा होगा अटल जी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लाइन पर फोकस नहीं किया था, तो पार्टी धड़ाम से गिरी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं कर रही, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सब पर लगातार बराबर काम हो रहा है, और इसलिए जिसकी जो भूमिका है उसको उस भूमिका में काम दिया जा रहा है, उसको उस भूमिका के साथ जस्टिस किया जा रहा है। राजेंद्र जी के लिए अभी एक चर्चा चली कि उनको कोई स्टार प्रचारक नहीं था, भाई वो स्टार प्रचारक की सूची में थे, और उनको राजस्थान में 4 लोकसभाओं की जिम्मेदारी थी, जिनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर वाली, दौसा वाली, ये 4 लोकसभाएं राजेंद्र जी की जिम्मे थी, वो इस क्लस्टर के इंचार्ज थे। तो सारी भूमिकाएं उनके लिए तय थी, उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का दोहन करने का पार्टी ने पूरा कोशिश किया है। हाँ, सौभाग्य दुर्भाग्य से जयपुर से शुरू होकर अगर हम बोलेंगे ये जो हरमरा की घाटी से शुरू होकर निकले और गंगानगर तक जाए तो केवल एक विधायक पार्टी का जीता है, वो भी चूरू में। बहुत सी बातें हैं, ठीक है, उसमें राजेंद्र जी खुद नहीं जीत पाए, जितने लोगों के साथ वो लगे थे उन सबको नहीं जीता पाए, लेकिन ये व्यक्तिगत विफलता नहीं, ये संगठन की सामूहिक जिम्मेदारी का खेल है, और उस सामूहिक जिम्मेदारी में परिणाम उनके अनुकूल नहीं आए तो सवाल उनसे ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में आ जाएगा। ऐसी चर्चाएं बेमानी है, और वैसे भी अब उनका जो भविष्य है वो मार्गदर्शक का ही है। निश्चित रूप से उन्हें अपने शिष्य हरलाल को विधायक बनाया है, तो अब वो जरूर सहयोग करें।
इशारों इशारों में सब कुछ कह गए आप तो। इशारे की जरूरत नहीं है, कृष्ण कुमार जानू जी स्पष्टता से कहते हैं, इशारा की जगह ही नहीं छोड़ी है, एकदम स्पष्ट संकेत। मीना जी इसमें बेबाकी की क्या बात है, जो दिख रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 कहना चाहिए कृष्ण कुमार जानू जी, अच्छे प्रवक्ता की मैं निशानी है, जानू आप साहब अच्छे से प्रवक्ता है, मुखर प्रवक्ता है। मैं जानू साहब से एक प्रश्न पूछ लूं अगर इजाजत हो। जी जी पूछिए पूछिए। जानू साहब, अभी आपने कहा भाजपा जो है अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सब तैयार कर रही है और लगातार उसको जमाती जा रही है, फिर ये पूरा चुनाव सिर्फ एक नाम पर केंद्रित कैसे हो गया? वहां कोई लाइन नहीं बनी? तिवारी जी आपने पहले भी पार्टी के बड़े नेताओं से, प्रवक्ताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सुना होगा कि ये जो चुनाव है हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमल के फूल होंगे और नेता मोदी जी होंगे। पार्टी के सामूहिक निर्णय पर अगर कोई काम होता है तो फिर उसको इंप्लीमेंट करना सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा जानू जी, एक सवाल मैं भी कर रहा हूं आपसे, राकेश जी के बाद मेरा सवाल भी है। जानू जी, क्या आपने वो लिस्ट देखी है जिसमें स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट थी, जिसमें नितिन गडकरी भी थे? राजस्थान में वो क्यों नहीं दिखाई दिए? वो राजस्थान के कई नेता थे उसमें वो स्टार प्रचारक के बतौर थे, उनका नाम राजेंद्र जी का 20 नंबर पर नाम है, अगर आपने सूची देखी होगी तो, वरना मैंने देखा, मैं वही कह रहा हूं, तो मैंने किसी मंचों पर देखा नहीं। आप हम दो हमारे दो उसी तरह से जैसे कांग्रेस कहती है, तो खाली चुनिंदा नेता ही नजर आए यहां पर, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी जी हो। इसके अलावा इतर हमें, आप जो लिस्ट एक बहुत लंबी थी उसमें हमको कोई नेता नजर आए नहीं। इसका कारण पूछ सकता हूं? आप तो कहना दूसरी तीसरी कतार के, मतलब कहना एक ही कतार बना रखी है कि हम बस दो रहेंगे। देखो राजस्थान में उस सारी सूची का अवलोकन करें तो 40 लोग शामिल थे और उसमें राजेंद्र जी का नाम 20 नंबर पर था और अंतिम नंबर पर नाम बाबा योगी बालकनाथ जी का था। तो सूची तो थी, अब कोई दिखा नहीं, कम दिखा, ज्यादा दिखा, ये विषय नहीं है। सब अपने अपने क्लस्टर में दिख रहे थे। राजेंद्र जी चूरू में सारा चुनाव ही राजेंद्र जी लड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं ये तो देखने की मंशा का अंतर हो सकता है, न दिखे ऐसी कोई बात नहीं थी। मंशा, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास आऊंगी, बस पौरुष भारद्वाज जी मंशा क्या है? एसेट जो है वो कौन कौन साबित हो रहे हैं और कौन नहीं? अब एसेट, अशोक गहलोत जी खुद एसेट है, राजेंद्र राठौड़ जी खुद एसेट है, खुद को ही बताना पड़ रहा है। देखिए मीना जी, अशोक गहलोत जी हमारी पार्टी के ऐसे हैं, इस बात को हर कांग्रेस ही जानता है, परंतु राजेंद्र राठौड़ जी शायद बीजेपी के ऊपर लाइबिलिटी बन गए हैं। ये बात जो है अभी जानू जी के वक्तव्य से स्पष्ट हो गई। और अब से पहले आप या हम लोग सब लोग बीजेपी के लिए कहा करते थे कि बीजेपी 24 घंटे और 365 दिन जो है वो इलेक्शन मोड में रहती है, हम लोग बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहते थे। और देखिए मेरा इस मामले में दूसरा मानना होता था, मैं अपने सर्किल में कहीं पे बैठा था, मैं वहां पे कहता था, मेरा बीजेपी इलेक्शन मशीन है, बीजेपी लीडर किलिंग मशीन है। तो देखिए उस बात को जानू जी ने, इस बात को यहाँ पर भी इस बात को कही, सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को नहीं बल्कि बीजेपी पैरेलल तौर पे अपने खुद के संगठन के नेताओं को भी खत्म करती जाती है। जानू जी ने खुद ने इस बात की पुष्टि करी कि भाई हम दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे ला रहे थे। आगे लाना अच्छी बात है, हमारी पार्टी में भी आते हैं, परंतु आप साथ साथ पीछे के नेताओं को भी खत्म करते जा रहे थे। आपने कहा कि भाई आप भविष्य की लीडरशिप तैयार कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा गडकरी जी तो मुझे लगता है कि शायद मोदी जी के हम उम्र होंगे, बल्कि शायद मोदी जी से भी छोटे होंगे, हम उम्र तो कम से कम होंगी। परंतु जिस प्रकार से एक परफेक्ट नेता जो बीजेपी, जो कांग्रेस के भी, मीना जी मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कई नेता भी व्यक्तिगत तौर पर गडकरी जी को पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं। तो आपने उन जैसे व्यक्ति को आपने संसदीय पार्लियामेंट्री वोट से हटा करके आपने साइड में खड़ा कर दिया। और दूसरी बात आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप लोग तो अब तक तो नेताओं को, आप अपने नेताओं को पीछे करते थे, अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान तो आरएसएस पर भी आ गया कि भाई अब आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा तो खुद का संगठन इतना मजबूत हो गया, अब आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप लोग तो पुरानी फिल्में जो होती थी उसके अंदर की इसका उपयोग हो गया, इसको उठा के बाहर फेंक दो। तो आप लोगों की इस तरह की राजनीतिक प्रैक्टिस होती है, और राजनीतिक इस तरह की प्रैक्टिस मुझे लगता है कि भारतीय समाज जो है वो शायद स्वीकार नहीं करता किसी भी क्षेत्र में। बुजुर्गों को, चाहे परिवार के बुजुर्ग हो या कंपनी के बुजुर्ग हो या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के बुजुर्ग हो, उनको सम्मान देना हमारी भारतीय परंपरा रही है। और निश्चित तौर पर हमारी कांग्रेस पार्टी, रंजन चौधरी के साथ आप क्या कर रहे हैं? खड़गे जी क्या बोल रहे हैं? 83 साल के खड़गे जी आपको युवा और कर्मठ लग रहे हैं, और जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनको आप कह रहे हैं या तो फॉलो करो वरना बाहर चलो। नहीं, देखिए खड़गे जी हमारी पार्टी के निश्चित तौर पे 83 साल के नेता, और हमने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है।
देखिए ये एक भारतीय परंपरा का सूचक ये है हमारे बनाना सभी- मजबूरी हमने थी, उनको- गहलोत हमने साहब ने उनको मना सम्मान कर दिया। दिया, और देखिए इसलिए दूसरी आगे बात पर आपको जाना पड़ा। आपने जिक्र छेड़ ही दिया। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिक्र छेड़ दिया, तो तुलना मोदी जी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बचपन जिस परिस्थिति में बीता, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मेरी माता जी को बचपन में जला दिया गया, मैं दलित था, मेरे ऊपर अत्याचार हो गए। आपके मोदी जी जिस प्रकार से एक रोना होते हैं जो फील्ड में जाके कि मुझे मेरा बचपन ऐसे बीता, मुझे चाय बेचनी पड़ी, मेरी माता जी को बर्तन मांजने पड़े, तो देखिए इस तरह के आप इमोशनल प्रैक्टिस करके जनता को जिस प्रकार से बेवकूफ बनाते हैं आप। पौरुष जी विषय पर रहते हैं, विषय पर रहते हैं। भारद्वाज जी, नेहरू से लेकर इंदिरा तक सारा नाम तो बिना लिए कांग्रेस के आप नेताओं लोगों का की भाषण राजनीति पूरा नहीं नहीं चलती, होता। आपकी राजनीति नहीं चलती। आप देखिए 10 साल मोदी जी को हो गए, मोदी जी अच्छा होता कि चुनाव में आके अपनी खुद की उपलब्धि बताते कि भाई मेरी 10 साल में मेरी सरकार ने ये किया, और आज उनका वक्तव्य देखिए बोल रहे हैं वो मुजरा वाले विपक्षी नेताओं को मुजरा 10 करना साल की चाहिए। उपलब्धियां जनता जानती है, इसीलिए वोट दे रही है। मुझे लगता है कृष्ण कुमार जी आप डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, ये शब्द वापस आ ही गया है। देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? मीना जी, आप पूरे चुनाव में देखे तो विपक्ष ने बार बार ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और हर बार हर चरण के बाद ये बात उठी है। मैंने आपको बताया चरणों के बाद मुद्दे बदले हैं, स्टाइल बदली है, मगर शब्दावली के जो स्तर है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, विपक्ष को हम कुछ देर के लिए छोड़ दें। आपके पत्रकारिता के अनुभव से देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मीना जी, जो असंसदीय चीज है, वो चीज तो कैसे एक्सेप्टेबल है, पब्लिक एक्सेप्ट कैसे करेगी? आप और मैं जब उसको क्वेश्चन मार्क में ले रहे हैं तो पब्लिक हमसे ज्यादा समझदार है जी। पब्लिक का आईक्यू तो हमसे बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वैरायटी है, सोचने की शक्ति है, तर्क शक्ति है। मीना जी, एक बात मैं जो जानू साहब का जवाब दे दूं, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल की बात कही इसके लिए, राजेंद्र राठौड़ के लिए, तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि पार्टी के अंदर जिस प्रकार मोदी जी एक बार स्तर प्राप्त कर गए, उसके बाद जो सेकंड लाइन थी उनके स्तर की कोई पैदा नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री के दावेदारी का कोई आदमी नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा, मोदी ही सब कुछ हो गए। वैसे ही अब भजनलाल जी है राजस्थान के अंदर, तो ये एक इंडिकेशन हो गया कि जो भी तेज तरार नेता है, जैसे गुलाब जी भाई साहब तो आसाम चले गए, पूनिया जी को अलग कर दिया, वसुंधरा जी हट गई, राजेंद्र राठौड़ को मार्गदर्शन में, तो जो पुरानी पीढ़ी के जो दावेदार नेता थे वो सब अब साइडलाइन की ओर बढ़ गए हैं। ये जानू जी की बात में स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी सर्वाइवल, कोई भी सचिन पायलट को भी कहीं प्रभारी लगाया, सतीश जी को भी कहीं प्रभारी लगाया, ये साइडलाइन करने का विषय नहीं है। जानू जी सुन लेते हैं जी। मेरा छत्तीसगढ़ में है प्रभारी। कांग्रेस ने इतना बड़ा हिस्से रखा कि दोनों ही नेताओं को इतना करने के बाद भी संभाल कर रखा हुआ है। आज जो स्थिति सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने बना दी, वो पूरी सत्ता खो दी, उसके बाद भी कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई हार्ड स्टेप नहीं लिया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और जितने बड़े नेता हैं, अगर उनको साइडलाइन करती है तो फिर जो वर्किंग स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत अलग तरह का है। चाहे सेंट्रल का आप लीडरशिप का देखें, चाहे स्टेट की लीडरशिप का देखें, तो राजेंद्र राठौड़ के लिए अगर मार्गदर्शन मंडल की बात की जा रही है, तो मतलब ये है कि भजनलाल जी के सामने से एक तो जो दावेदार है उसको हटाया। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, एक बात ये भी है कि हम जो बोएंगे वही हमें उपज मिलेगी, और अगर हमने राजनीति में, राजस्थान में इतने साल, इतने दशक देने के बाद भी हमारी फॉलोइंग, हमारे आसपास के लीडर्स, हमारे समर्थक उस तरह के तैयार नहीं किए जैसे कि होने चाहिए, तो फिर जानू जी जैसे प्रवक्ता और पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे, तो ये बात राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सतीश पूनिया हो, और चाहे भजनलाल शर्मा हो। भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री हैं, कल क्या होगा मालूम नहीं है, अभी तो पूरी उम्र उनके सामने है, राजनीति का करियर उनके सामने है, अभी वो किस तरह से काम करते हैं देखना होगा। सत्ता की कुर्सी, चाबी, पर्ची तो आई चली जाएगी, उस समय के गर्भ में है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है समाज में जो कुछ दिख रहा है वो समाज के साथ साझा करें,
और जो दिख रहा है, जो कहा जा रहा है और उसके पीछे का जो मंतव्य है, उसके फर्क को भी समझें। क्या कुछ हो रहा है अशोक गहलोत और राजेंद्र राठौड़ की राजनीति को लेकर, उनके वर्तमान और उनके भविष्य को लेकर आज उन दोनों नेताओं की ये बड़ी चिंता है। और क्योंकि दोनों बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, परिपक्व हैं, इसलिए अपनी चिंता को समय रहते, छठे चरण का आज चुनाव हुआ है, सातवें चरण का बाकी है, नतीजे आएंगे, उसके बाद तय होगी दोनों नेताओं की भूमिका की दोनों अपनी अपनी राजनीतिक दल में किस दोनों संगठन में या कहीं और किस स्थिति में अब आगे बढ़ते हैं। भविष्य के गर्भ में है। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।